हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट। जैसे कि दोस्तों हर वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताता हूं कि अभी तक एचपी टेट की प्रिपरेशन में हमने 2012-13 से लेकर 2022 तक के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर मैथ और केमिस्ट्री का हम सॉल्व कर चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट आपके बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं। डीप एनालाइज किया है उन पेपरों को। ठीक है दोस्तों, तो आप जाके देख सकते हैं। अब हम कंटेंट पोर्शन पे आ गए हैं केमिस्ट्री के, जिसमें हमने 9th 10th के जो टॉपिक थे प्लस 6 7 8 के टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं। हम +1 के टॉपिक पे आ गए, जिस पे हमने पहला टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट और दूसरा टॉपिक हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम करेंगे दोस्तों। इसमें दोस्तों जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्या है, वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पे सर्च करके। मैं अभी आपके पेपर पर पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ, तो मैं आपको मेन पॉइंट और ये सोचते हुए कि आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है और मैं थोड़ा बहुत अपने से भी ऐड ऑन करूँगा जो आपको समझ आ सके टॉपिक, और मैं जिन बातों पर ज़्यादा गौर करूँगा उन्हें आप पढ़ने के ज़्यादा पढ़िएगा, ज़्यादा फोकस कीजिएगा, रटने की कोशिश कीजिए, चाहे कैसे कीजिए पर याद कीजिएगा। तो दोस्तों चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने पिछली वीडियो देख ली है तो कमेंट बॉक्स में जाके यस जरूर लिखें। चलो दोस्तों चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर। तो दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो आपका दोस्तों जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है आपका, ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम किस तरीके से आए, किस किस ने स्ट्रक्चर के एटम के मॉडल्स दिए, मॉडल ऑफ एटम्स दिए, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की खोज किसने की। बोहर मॉडल के बाद हम आगे जाके क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम का जो कॉन्सेप्ट आता है वहाँ भी पौध तक भी जाएंगे, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स और एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, इन पे भी, इनको भी टच करते चलेंगे। तो दोस्तों बात करें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो मैंने पहले बता दिया है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी। डाल्टन थे जो, वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बोला कि एटम है वो मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है। किसकी? मैटर क्या है? जो स्थान घेरता है और जिसका है मास होता है। तो हर चीज़ जो आपके आसपास है, फ़ोन से लेके पेन से लेके लैपटॉप तक, सब कुछ क्या है? मैटर है। ठीक है, तो मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या बोला इन्होंने कि जो मैटर किससे मिलके बनता है? मैटर बनता है एटम से मिलके, मतलब एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है इसकी, इसको आगे इसको तोड़ा नहीं जा सकता, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम ही है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हालांकि डाल्टन जो रॉन्ग प्रूफ हुए, ठीक है, तो इन्होंने बोला था ये, और ऑल एटम आर गिवन एलिमेंट इज द आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, की सबकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होगी। जो एलिमेंट है उनकी सेम एलिमेंट की आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होगी और डिफरेंट एलिमेंट की अलग प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, से उनका मास भी डिफरेंट होगा। सेम एलिमेंट का सेम मास, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट मास। परंतु आपको पता है कि आइसोबार में क्या होता है? डिफरेंट मास नंबर होता है और सेम मास नंबर होता है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक गलत प्रूफ होता है। आइसोटॉप बार और आइसोटोन के कॉन्सेप्ट ने गलत प्रूफ किया था। उसके बाद डाल्टन ने बोला, डाल्टन कुड नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ केमिकल कंबशन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, इट कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन फॉर द कंबाइनिंग ऑफ एटम्स। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, परंतु ये जरूर याद रखिएगा कि डाल्टन ने सबसे पहले कहा था कि एटम का स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, और डाल्टन क्या थे, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले आपका स्मॉलेस्ट यूनिट किसने बोला एटम को। ठीक है, सबसे पहले थ्योरी किसने दी स्मॉलेस्ट यूनिट की। ठीक है, इससे यही आने के चांसेस है कि सबसे पहले एटम को स्मॉलेस्ट यूनिट किसने बोला? डाल्टन ने बोला था। उसके बाद आते हैं इनको रॉन्ग प्रूफ करते हुए जे थॉमसन क्या कर देते हैं? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देते हैं दोस्तों। क्या कर देते हैं? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देते हैं दोस्तों जे थॉमसन। ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो बोला था डाल्टन ने कि एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट है, परंतु जो जे थॉमसन थे वो एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन की खोज कर देते हैं, तो मतलब इसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज कर लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ से डाल्टन जी गलत हो जाते हैं प्रूफ। ठीक है, एक्सपेरिमेंट फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इन्होंने हाई वोल्टेज का यूज़ किया था, लो प्रेशर में किया था इन्होंने एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और क्या किया था? ZN इज़ यूज फॉर द चेकिंग फॉर इलेक्ट्रॉन ब्राइट स्पॉट इन इट। देखो इन्होंने ZNS का इस तरह से इन्होंने एक ZNS स्क्रीन ली थी जिसपे, ठीक है, जिसपे स्पॉट होते थे कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन टच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये था उनका एक्सपेरिमेंट। इस पे आपको याद रखने वाली बात यही है कि ZNS स्क्रीन का यूज़ किया था, इन्होंने लो प्रेशर और हाई वोल्टेज भी किया था। ये पता होना चाहिए आपको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत याद रखने की कोशिश कीजिए। टेलीविज़न पिक्चर ट्यूब्स जो आपकी टेलीविज़न पिक्चर ट्यूब्स आती है, कैथोड रे ट्यूब्स एंड टेलीविज़न पिक्चर रिजल्ट ड्यू टू द फ्लोरोसेंस ऑफ ऑन स्क्रीन कोटेड फ्लोरोसेंट मटेरियल से बनती है। किससे बनती है? फ्लोरोसेंट मटेरियल से बनती है। जैसे कि ZNS था ना, ये भी एक ऐसे मटेरियल से ये भी बनती है। ठीक है,
तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे है ना, डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल एंड नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन इट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये सीधा आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6। ठीक है दोस्तों, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। आपको इसमें ये आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है दोस्तों। ठीक है, कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, -1.6 इंटू 10⁻90 कूलम, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.01094 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये वाला कौन सा होता है, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने की थी दोस्तों, गोल्डस्टीन, ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने की, गोल्डस्टीन ने की थी। इन एक्सपेरिमेंट दीज रे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन कैथोड रे। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करती थी, कैसा नेचर ऑफ गैस है। ठीक है, तो EM ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मोर देन प्रोटॉन। ठीक है, जो E/M का जो वो था ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द प्रोटॉन। ठीक है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, इसलिए क्या है, वो ज़्यादा बड़ी संख्या देगी, और मास ऑफ प्रोटॉन क्या ज़्यादा है, तो इसलिए छोटी संख्या देगी। तो पोजेस काइनेटिक एनर्जी, दे कैन डिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो आपका प्रोटॉन है वो क्या है, डिफ्लेक्ट होता था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है, +1.6 इंटू 10⁻⁹ इस प्लस में है, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, आपको एक तो ये पता होना चाहिए दोनों के चार्जेस। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने की, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, आपको ये पता होना चाहिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको वेरी हाई पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें थी, वेरी हाई वोल्टेज लो टेम्परेचर, और ZNS इज स्क्रीन फॉर चेकिंग फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना आपको पता नहीं चाहिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये अभी फैक्ट है, इतने आपको पता ही होने ही चाहिए। अब बात आता है न्यूट्रॉन की, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने की थी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की थी चैडविक ने, किसने की थी, चैडविक। और न्यूट्रॉन का मास कितना है, जो न्यूट्रॉन का जो मास है वो कितना है, 1.674 इंटू 10⁻⁻7 kg है इसका मास। ठीक है, उसमें चार्ज कितना, 0 चार्ज है, कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक साथ लिखा है, ये देख लीजिएगा। जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। चार्ज कितना है इस पर, -1 चार्ज है, -1 का मतलब है -1.602 इंटू 10⁻⁻19। और प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, +1, मतलब 1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसमें पॉजिटिव है प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, और न्यूट्रॉन पे कितना है, 0 चार्ज है। बाकी मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻30 kg, और प्रोटॉन पे 1.672 इंटू 10⁻27, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास भी लगभग इतना ही है, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको लर्न होना चाहिए, ये वाला टेबल पूरा। ये तो मैं आपको 100% बोल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आएगा इससे। ठीक है, अब आ जाते हैं एटॉमिक मॉडल्स पर। किस पर जाते हैं, एटॉमिक मॉडल्स पर, कि क्या क्या एटॉमिक मॉडल्स आए थे। ठीक है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल दोस्तों सबसे पहले, उसका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड के बाद आया था आपका बोहर मॉडल। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 मॉडल तो इम्पॉर्टेंट है जो मैंने लिखे हैं इसमें, और इसके आगे ही चलते जाएगा आपका पूरा ये। तो चलते हैं मॉडल्स की ओर। देखो, थॉमसन मॉडल, जब थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली दोस्तों, तो उन्होंने उनको बोलना शुरू कर दिया कि आप मॉडल दीजिए, बताइए कि इलेक्ट्रॉन कैसे हैं। तो मॉडल इसके अंदर थॉमसन ने बोला कि कैसे है मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, इसके अंदर जो आपका एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे हमें पता है। तो उन्होंने मॉडल दिया कि मास ऑफ एटम इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। देखो, उन्होंने एक सीधा बोल दिया कि ये आपका क्या है, तरबूज है। ठीक है, और इसमें क्या है, ये पूरा चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्रोटॉन है, पूरे इसमें प्रोटॉन फैले हुए हैं, लाल 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 लाल। और बीच बीच में क्या है, उन्होंने बोल दिया बीच बीच में क्या है, बीच बीच में इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। बीच बीच में क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इस तरह से इलेक्ट्रॉन है बीच बीच में इसमें। उन्होंने ये दे दिया इसमें, जैसे तरबूजे में बीज होते हैं बीच बीच में, वैसे ही पूरे इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने ये मॉडल दिया।
मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, ये नहीं बता पाया कि इन्होंने बोला मास ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि स्टेबल कैसे है ये एटम का मॉडल। 1906 गोल्ड गॉट नोबेल प्राइज, इन्होंने नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स पे फॉर एक्सपेरिमेंटल कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें इन्हों क्या मिला, ये इंपॉर्टेंट है कि इनको क्या इन्होंने मॉडल दिया था जिन्होंने जो इनका गलत हुआ था। तो इसमें से कुछ आपको ऐसा आने वाला, पर ये पूछ सकते हैं कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल या प्लग पुटिन मॉडल, ठीक है, तरबूजे वाला मॉडल किसने दिया था, तो ऐसा पूछ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। बाकी आता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इन्होंने क्या था, न्यूक्लियस की खोज की थी, किसकी की थी, न्यूक्लियस की। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की आपको पता होना चाहिए, उसका न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी। Positive charged particle called proton at the most of the mass was the concentrated in the very small volume at the center of the atom. The region of the atom called the nucleus. देखो इन्होंने क्या बोला, जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो थॉमसन को इन्होंने गलत प्रूफ किया। इन्होंने क्या बोला कि मैक्सिमम जो मास है एटम का, मैक्सिमम जो मास है वो कंसनट्रेटेड है न्यूक्लियस में, ठीक है, मतलब आपका जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन में ही मैक्सिमम मास होता है। इलेक्ट्रॉन तो निगलेक्ट भी कर दो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत कम भार होता है उनका, बहुत हल्के होते हैं वो। तो मैक्सिमम जो आपका मास है वो कहाँ होता है, आपका न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, न्यूक्लियस में होता है। इन्होंने ऐसा बोला कि इन्होंने बोला मैक्सिमम मास कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, मतलब प्रोटॉन, इन्होंने बोल दिए कि जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में होते हैं, इनका बोलना ये था, ठीक है। चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन आज द मोस्ट ऑफ द मास वाज द कंसंट्रेटेड इन द वेरी स्मॉल वॉल्यूम एट द सेंटर ऑफ द एटम, द रीजन ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, और जिस रीजन को जिसके अंदर वो मास कंसंट्रेटेड उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट, इन्होंने क्या बोला, इस तरीके से मॉडल दिया इन्होंने, ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके चारों ओर घूम रहे हैं, चारों न्यूक्लियस के घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट एंड द एटम इज द स्टेबल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये क्या है, आपस में क्या है, ये खींचातानी कर रहे हैं आपस में, मतलब स्टेबल है ये, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, उनको अट्रैक्ट कर रही है और रिपेल कर रही है। तो इन्होंने बोला रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इन्होंने बोला 10⁻⁻15 मीटर्स, एंड एटम का कितना है, 10⁻⁻10 मीटर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 10⁻, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 10⁻⁻5 आया। तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ जो एटम है, जो आपका न्यूक्लियस है, वो कितना है, वो कितना छोटा है, इतना छोटा है, 2 3 4 5, इतना, एक को अगर आप डिवाइड करोगे इतनी वैल्यू से तो इतना छोटा है आपका न्यूक्लियस, और एटम से, एटम के साइज से इतना छोटा है न्यूक्लियस, ठीक है। तो मतलब बहुत छोटा है न्यूक्लियस एटम के साइज से बहुत छोटा है। अगर आप एक फुटबॉल ग्राउंड में एक फुटबॉल सेंटर में रख दो ना, उसके उतना छोटा है इलेक्ट्रॉन, जो बल्कि न्यूक्लियस है साइज एटम में, ठीक है, और उसमें सारा मास कंसंट्रेटेड है उसका, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आपको इसमें पता होना चाहिए रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, एटम का रेडियस क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। डिफेक्ट, कमियाँ क्या है रदरफोर्ड मॉडल में, रदरफोर्ड प्रपोज दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। इन्होंने बोला कि रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन पाथ कॉल्ड ऑर्बिट में, ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट के, इन्होंने क्या बोला कि रदरफोर्ड प्रपोज दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, कि जो न्यूक्लियस है, जैसे ये न्यूक्लियस है तो ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट में वो घूम रहे हैं, मतलब क्या है, एक पाथ फॉलो कर रहे हैं जिसको इसने ऑर्बिट नाम दे दिया, ठीक है। टू क्लासिकल लॉ ऑफ मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल इन द मोशन, इट्स इमिट electromagnetic radiation and this electron revolve around the nucleus should emit electromagnetic radiation to its loss energy। तो इसका आपको समरी बता देता हूँ। इन्होंने बोला, रदरफोर्ड ने बोला कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट है और इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट पाथ में घूम रहा है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है तो इस पाथ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस पाथ को फॉलो कर रहा है तो वो इस पाथ को ही फॉलो करेगा, ऐसे, ठीक है, कोई इसको फॉलो कर रहा है तो इसी में घूमेगा वो, ठीक है।
परंतु जो उन्होंने अपने तर्क दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलती है कि वो क्या है, अपनी लॉस करते रहेंगे अपनी एनर्जी, और अपनी लॉस एनर्जी करेंगे तो एक टाइम क्या है, वो गिर जाएंगे न्यूक्लियस पर। ठीक है, तो यहाँ से इनका ये लॉ स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो आपको एक कहानी याद रखनी है। तो नॉट मेंशन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, तो इनकी एक समरी क्या थी कि अल्फा पार्टिकल डबल चार्ज हीलियम आयन थे। ठीक है, रदरफोर्ड फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है। रदरफोर्ड बॉम्बार्ड वेरी थिन गोल्ड फॉइल with alpha particle. The gold foil had the circular fluorescent J screen. There are the repulsion among the proton in the nucleus, but there are the overcome by the nucleus force existing in the nucleus. देखो आप बोलोगे अगर न्यूक्लियस के अंदर इतने के अंदर सारा चार्ज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव जो आपके प्रोटॉन है, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं प्रोटॉन, तो अगर वो एक न्यूक्लियस के अंदर है तो वो तो रिपल्शन शो करेंगे। परंतु इन्होंने रीज़न दिया कि देयर आर रिपल्शन अमंग प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, बट देयर आर द ओवरकम बाय द न्यूक्लियस फोर्स एग्जिस्टिंग इन द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस फोर्स एग्जिस्ट करती है न्यूक्लियस में जो उसको ओवरकम कर देती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको इतना मैंने एक समरी दे दी कि एक्सपेरिमेंट की क्या थी। उन्होंने अल्फा डबल पार्टिकल चार्ज थे, तो इस तरह कैसी थी वो स्क्रीन, और यहाँ थी क्या, गोल्ड फॉइल थी। तो उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पर स्ट्राइक कराए। ठीक है, स्ट्राइक कराए। इनका मानना था कि मैक्सिमम जो है वो बाउंस बैक कर जाएंगे, क्योंकि जो थॉमसन ने दिया था उनका तो पूरे में प्रोटोन फैला हुआ था, और उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक इसलिए कराया कि वो भारी होते हैं थोड़े, तो प्रोटोन उनको पीछे फेंक देगा। ठीक है, रिपल्शन दे देगा। परंतु क्या, मैक्सिमम आगे चल गए और फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे चमके वो आगे जाके। ठीक है, और कुछ 20,000 में से कोई एक पीछे हटा। तो इससे उन्होंने क्या आइडिया लगाया कि जो सेंटर, जो पूरा हमारा मास है वो क्या है, किसी सेंटर में है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा अभी तक। तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या यूज़ किया था, अल्फा पार्टिकल्स, चार्ज हीलियम आयंस, रदरफोर्ड फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, रदरफोर्ड बॉम्बार्ड वेरी थिन गोल्ड फॉइल पे, वेरी थिन गोल्ड फॉइल पे उन्होंने बॉम्बार्ड कराए थे विद अल्फा पार्टिकल। तो गोल्ड फॉइल हैज द सर्कुलर फ्लोरेंट जेडन स्क्रीन थी उसके आसपास। ठीक है, तो इतना आपको मेरे को लगता है पता लग गया होगा। इसमें इस कहानी को याद रखना, इसमें भी याद करने का कुछ नहीं है ऐसा, बस कहानी याद करते चलना। जब रदरफोर्ड, अब रदरफोर्ड भी गलत प्रूफ हो गया, वो स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो जो चार्ज घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो क्या है, उनकी उनकी क्या है, क्षमता कम हो जाएगी और वो अपनी एनर्जी खोते रहेंगे और न्यूक्लियस पे गिर जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियस पे जब वो गिर जाएंगे तो वो स्टेबल नहीं रहेंगे, तो वो एटम तो नहीं हो सकते। तो बोहर मॉडल आया उसके बाद। बोहर मॉडल ने क्या किया, इन्होंने बोला नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिव चार्ज इन डेफिनेट सर्कुलर पाथ कार ऑर्बिट और शेल। इन्होंने बोल दिया कि नेगेटिव चार्ज है जो रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो न्यूक्लियस ये है ऑर्बिट में, एटम में जो न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके चारों ओर घूम रहे हैं ऑर्बिट में। जो रदरफोर्ड ने बोला, यही बोला अभी तक। तो इन्होंने बोला कि ऑर्बिट शेल फिक्स्ड एनर्जी है उनकी। इन्होंने बोल दिया फिक्स्ड एनर्जी पर उन्होंने ऑर्बिट शेल की, मतलब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऑर्बिट है और इस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इनके इनके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। न्यूक्लियस है, इनके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। परंतु इन्होंने क्या बोल दिया, कि जो इन ऑर्बिट है, ऑर्बिट रदरफोर्ड ने बोला ऑर्बिट है, पर इन्होंने क्या बोला कि इनकी फिक्स्ड एनर्जी है, मतलब जो इसमें घूम रहा है वो इसमें ही घूमता रहेगा, इसके एनर्जी के क्षमता के अनुसार घूमता रहेगा। उसकी ना तो लॉस होगी एनर्जी, क्योंकि ऑर्बिट की एनर्जी में घूम रहा है वो, ऑर्बिट की एनर्जी वही रहेगी। ठीक है, ना तो वो लॉस करेगा एनर्जी और ऑर्बिट, ना तो गेन करेगा, जब तक उसको बाहर से एनर्जी ना दी जाए। तो मतलब ये वाला जो इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो इसमें ही घूमता रहेगा, जो इसमें घूम रहा है वो इसमें ही घूमता रहेगा बिना लॉस की एनर्जी किए। ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड है, इन ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है। ठीक है, energy represented by n 1 2 3 4 known as the quantum number and the assign कैसे होते हैं, KLMN। ठीक है, तो इन्होंने दे दिए शेल्स, KLMN शेल दे दिए 1 2 3 4, जिनको हम ऐसे नोट करते हैं, KLMN शेल दे दी इन्होंने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट एंड देयर एंगुलर मोमेंटम इज द मल्टीपल ऑफ इंटीजर ऑफ h2 पाई। इन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में एंड देयर एंगुलर मोमेंटम इज द मल्टीपल ऑफ, जो घूमते हैं गोल गोल घूमते हैं तो उनका एंगुलर मोमेंटम क्या है, मल्टीपल किसका है, h2 पाई का है, h/2 पाई का है। ठीक है, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम मतलब ये वाली इक्वेशन आपको याद रखनी है, mv r इक्वल टू NH2 पाई। ठीक है, मल्टीपल ऑफ, देखो H2 पाई मल्टीपल ऑफ NH2 पाई का मल्टीपल है, तो मतलब ये,
तो एन क्या है, नंबर है कि किस ऑर्बिट में है वो, ठीक है। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन रहता है कि एंगुलर मोमेंटम बताइए फर्स्ट ऑर्बिट की, क्या एंगुलर मोमेंटम बताइए फर्स्ट ऑर्बिट की, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एन की जगह क्या डाल दोगे, 1 डाल दोगे तो h2 पाई आ जाएगी, 1h2 पाई आ जाएगी। अगर दूसरे की बोलेगा तो 2 डाल दोगे। देखो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिट 1h2 पाई, एन की जगह 1 डाल दिया, दूसरे में क्या है 2 डाल दिया एन की जगह, तीसरे में 3 डाल दिया। तो इस तरीके से आपके आते रहेंगे। और ये पेपर में क्वेश्चन आया है दोस्तों, एंगुलर मोमेंटम निकालने को 1-2 बार ही आया है, परंतु आया है। तो इस फार्मूले को अपने पास लिख लीजिएगा, इजी है। इन्होंने बोला था कि जो ऑर्बिट में घूम रहा है, वो एंगुलर मोमेंटम में घूम रहा है, वो किसके मल्टीपल में होगा, h2 पाई के मल्टीपल में होगा। मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो n, अगर फर्स्ट ऑर्बिट की है तो वो a आएगी, अगर दूसरे ऑर्बिट में तो 2h2 पाई, मतलब पाई से पाई, 2 से 2 कट जाएगा तो h पाई आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर फोर्थ में है तो 4 डालो n 2 पाई, तो 2 2 4, तो 2n पाई आ गया, 2n पाई आ गया। तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो इससे ध्यान रखिएगा, ये आया है। विद रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर एनर्जी इलेक्ट्रॉन डू नॉट इमिट एनी रेडिएशन। तो जब वो क्या है, किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, किसी एनर्जी के, मतलब जो जिसकी एनर्जी फिक्स्ड है, तो क्या है, वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता, नॉट इमिट एनी रेडिएशन, क्या नहीं करता, इमिट नहीं करता, कोई एनर्जी लूज नहीं करता वो। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो आपको कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट का भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, सबसे पहली बात आपको पता नहीं चाहिए बोर मॉडल में कि ये यूनी इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉन के लिए। यूनी इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे हाइड्रोजन जैसे पार्टिकल्स के लिए हैं, जैसे जिनकी क्या है, जिनके में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उनके लिए ये यूनी इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले ये बात याद रखिएगा आप, ठीक है। अब आ जाता है कैल्शियम। यह आ जाता है कि जो बोर मॉडल था वो किसके लिए वो था, वो था सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉन के लिए। यूनी इलेक्ट्रॉन याद रख लीजिएगा, यूनी इलेक्ट्रॉन यूनी इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, कैसे रेडियस का ऑर्बिट, तो रेडियस का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, r = 0.53 इंटू एन स्क्र डिवाइड बाई जेड एमस्ट्रॉन्ग। तो ये ध्यान रखिएगा, जिसमें जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, और एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो KLMN था, जो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको बोल दिया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n1 डालो इसमें जगह, और एटॉमिक नंबर कितना है इसका 2, तो 2 डालो, ठीक है। तो इस तरीके से। अब कैलकुलेशन फॉर वेलोसिटी, देखो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये एक ना एक बार 1-2 क्वेश्चन इससे आए हैं पहले पुराने पेपरों में, तो इनको याद कर लीजिएगा। नहीं हो रहे हैं तो इम्पोर्टेंट बता दूँ, इसको तो याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी वाला कैलकुलेशन फॉर वेलोसिटी, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड डिवाइड बाई एन, ठीक है। 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड डिवाइड बाई एन मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर ये भी याद नहीं हो रहा है आपसे तो इसे भी रहने दीजिएगा। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो काफ़ी बार आया है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी, ये -13.6 जेड स्क्वेयर डिवाइड बाई एन स्क्वेयर, ये आपको पता होना चाहिए टोटल एनर्जी के लिए भी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के लिए भी और पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा अभी ये डिटेल से। अब आ जाता है क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटम ऑफ। तो इन्होंने क्या बोला, एज वी गो फ्रॉम न्यूक्लियस टोटल एनर्जी इंक्रीज। देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर डिवाइड बाई एन स्क्वेयर। तो इन्होंने क्या बोला, जैसे एन की वैल्यू 1 है, टोटल एनर्जी निकालिए, एन की वैल्यू 1 है, ठीक है, टोटल एनर्जी निकालिए। तो इसके डालिए 1, नीचे डालिए 1, हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं ये, तो ये आ गया -13.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आपने एन की वैल्यू 2 डाली, एन की वैल्यू 2 डाल दी, और हाइड्रोजन की तो 1 ही रहता है एटॉमिक नंबर, तो 1 डाल दिया, तो आ गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एन की वैल्यू 3, मतलब तीसरे शेल में है, ठीक है, तीसरे शेल में है, और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए है ये, तो H1 ही होगा एटॉमिक नंबर, तो यह आ जाएगा -13.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 4 में आ जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने यहाँ से निकाला कि एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस टोटल एनर्जी इंक्रीज, क्या टोटल एनर्जी इंक्रीज, ठीक है दोस्तों। अब बात आगे करें,
quantum of electric energy of electron cannot change continuously but can have a only definite value. they Thus we can say that the energy of the electron is the quantized fixed. देखो फिक्स्ड क्वांटाइज का मतलब ये है फिक्स्ड होना, मतलब जो ऑर्बिट है उनकी एनर्जी फिक्स्ड है, ठीक है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट चेंज कंटिन्यूसली बट कैन हैव ओनली डेफिनेट वैल्यू दैट वी कैन से दैट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाला कुछ नहीं है। देखो यूजफुलनेस ऑफ बोहर मॉडल, इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इसने बता दी। इट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, बता दिया। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन का अर्थ जब किसी पे वाइट लाइट प्रोवाइड करेंगे तो वो अलग अलग लाइनें बनाएगी, ठीक है। जब आप हाइड्रोजन पे क्या है वाइट लाइट प्रोवाइड कराओगे तो वो डिफरेंट रंग्स की या डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन शो करेगी, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन नेदर इमिट नॉर ऑब्जर्व एनर्जी एज लॉन्ग इट सेज इट इज़ द पर्टिकुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो एनर्जी क्या है, नेदर इमिट और नॉर ऑब्जर्व एनी एनर्जी एज लॉन्ग इट से इट इज़ द पर्टिकुलर ऑर्बिट में होता है। एंड इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम नॉर्मल एनर्जी लेवल टू ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी लेवल, जब बाहर से एनर्जी दी जाए तो वो क्या है तभी एक्साइटेड होगा, वो तभी अपने एनर्जी ऑर्बिट को छोड़ेगा, एनर्जी लेवल शेल को छोड़ेगा जब उसको बाहर से एनर्जी मिलेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे वो फिक्स एनर्जी वाले पे ही घूमता रहेगा इलेक्ट्रॉन, परंतु जब बाहर से एनर्जी मिलेगी तब वो क्या करेगा, वो अपना ऑर्बिट को छोड़ेगा या अपने शेल को छोड़ेगा। सिंस द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट इज द शॉर्ट, अगर आपने उसको एनर्जी बाहर से दे दी और वो क्या है जंप कर दिया हायर लेवल पर तब भी उसकी जो वो एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है वो क्या थोड़े टाइम के लिए ही रहेगी। इट रिटर्न टू सेम लोअर एनर्जी लेवल और इवन टू द ग्राउंड स्टेट इन 1 और मोर जंप। देखो जैसे कि ये शेल 1 पे है, एनर्जी लेवल 1 पे है और इसको आपने एनर्जी दे दी और ये यहाँ से सीधा स्ट्राइक हो गया यहाँ पे और यहाँ लग गया घूमने, परंतु ये एनर्जी कब बहुत कम टाइम तक घूमेगा यहाँ पे। जैसे इसकी एनर्जी खत्म होगी एक्स्ट्रा और ये फिर से स्ट्राइक होकर नीचे आ जाएगा और यहाँ घूमने लग जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग ईच जंप एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट इज डेफिनेट वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ड्यूरिंग ईच जंप एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन में ऑफ लाइट एंड डेफिनेट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फोटोन के फॉर्म में होता है, लाइट के केस में क्वांटम को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। The frequency of the photon of light that does emitted depend upon the energy difference of the two energy level, ठीक है। तो frequency of the photon of light क्या जो frequency होगी photon of light की does emitted is dependent upon the energy difference on the energy level, कि कितना difference है उनके energy level पर, E2 माइनस E1 और frequency HV, ठीक है। तो V इज इक्वल टू E2 माइनस E1 डिवाइड बाई H क्या प्लैंक कॉन्स्टेंट है, तो V फ्रीक्वेंसी, ठीक है, C लैम्डा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी लैम्डा होती है, तो सी लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ डाल दिया तो आ गया E2 माइनस E1 H। तो क्या कर दिया H को क्या है इधर H को ऊपर ले गए, इनको इधर ला शफलिंग कर दी तो लैम्डा को इकैले ला दिया तो HC डिवाइड बाई E2 माइनस E1, ठीक है दोस्तों। तो ये इक्वेशन भी ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है वेवलेंथ की। उसके बाद क्या है लिमिटेशन क्या थी बोहर मॉडल की, नॉट एक्सप्लेन लाइट स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। देखो ये यूनी इलेक्ट्रॉन था, सिर्फ हाइड्रोजन जैसे जिनका एक इलेक्ट्रॉन उनके लिए था, मल्टी इलेक्ट्रॉन के बारे में ये कुछ नहीं बता पाया। इन एबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रम लाइन इन द मैग्नेटिक फील्ड जीमन इफेक्ट, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग ऑफ इट एक्सप्लेन इट इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रम लाइन के बारे में नहीं बता पाया, ठीक है। तो जीमन इफेक्ट को नहीं बता पाया, जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं, जीमन इफेक्ट बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होने को बोलते हैं आपका जीमन इफेक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड में बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन एबिलिटी टू एक्सप्लेन द 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम, ये 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया और ना तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन कर पाया दोस्तों। तो ये तो आपको याद नहीं कोई रखेंगे कोई नहीं, इसमें याद रखने का क्या था बोर में, एक तो इनका एक तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, एक वेलोसिटी का और एक हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। बोहर मॉडल के बारे में कि इसने क्या क्या दिया था, जो इसने रदरफोर्ड से लग क्या दे दिया, इसने रदरफोर्ड ने बोला ऑर्बिट में घूमते हैं, इसने बोला ऑर्बिट में घूमते हैं, परंतु इसने बोल दिया कि ऑर्बिट की क्या है शेल की क्या है फिक्स्ड एनर्जी है। अगर हमारे को उस
उस शेल से इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है तो मेरे को एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, और ये जो एनर्जी एक्साइटेड होगा ये शॉर्ट टाइम के लिए होगा, उसके बाद क्या है फिर से अपने न्यूक्लियस पर जाके गिर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आपको इतना ही याद करना है। अब आ जाते हैं वेव नेचर के बारे में। ठीक है, वेव नेचर। ठीक है, तो वेव नेचर क्या होता है? देखो दोस्तों, जैसे बोहर मॉडल के बाद काफ़ी मॉडल आए, जैसे कि डी ब्रॉगली ने बताया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी उसने बताया कि किस तरह से ये 3D मॉडल उसने बताया था, 3D मॉडल। ठीक है, तो बहुत कुछ आया उससे पहले, परंतु मैंने इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट उठाया है, वेव नेचर के बारे में बताया है। वेव नेचर क्या होता है? देखो, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड EM वेव्स। दोस्तों, ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो इनको कल ही करेंगे, वेव नेचर को कल ही करेंगे। और मैं इसको थोड़ा वेव नेचर, तो इसमें फ्रीक्वेंसी, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला बोहर मॉडल, ये मैं इसे कर लेते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला बोहर मॉडल, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट एंड देयर एंगुलर मोमेंटम इज द मल्टीपल ऑफ इंटीजर ऑफ h2π। तो ये फार्मूला है इसका, एंगुलर मोमेंटम का NH2π। तो आपको ऑर्बिट पूछेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड। तो n क्या है, कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है ये, तो अगर 1 आया तो 1 डालना, जैसे पीछे बताया था मैंने आपको। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो R = 0.53 डिवाइड बाई Z इंटू n² एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कैलकुलेशन फॉर वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू Z डिवाइड बाई n मीटर पर सेकेंड, ये आपको पता होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। पर ये डेरिवेशन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन, तो देखो टोटल एनर्जी क्या होती है, -13.6 Z² डिवाइड बाई n²। Z क्या है, नंबर, एटॉमिक नंबर है, n क्या है, ऑर्बिट है, तो यह शेल है। तो टोटल एनर्जी तो ये होगी माइनस का पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी माइनस का निशान हटा दो तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, और अगर क्या है इसमें -2 कर दो इंटू, ठीक है, क्या है टोटल काइनेटिक एनर्जी से -2 इंटू कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। मतलब क्या है कि टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी में जब आप माइनस को इंटू कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी में -2 इंटू कर दोगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ये वाला फार्मूला लगा के, अगर उसमें अगर टोटल एनर्जी पूछा होगा तो उसमें माइनस लगा दो। ठीक है, और उसमें अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछा होगा उसी चीज़ पर तो उसको -2 से इंटू कर देना है सिर्फ। ठीक है, एज वी गो फ्रॉम न्यूक्लियस टोटल एनर्जी इंक्रीज होती है, जब हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, गो फ्रॉम न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, तो टोटल एनर्जी इंक्रीज। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मुझे लगता है यहीं तक ये चैप्टर को इसको समअप करते हैं। ये आगे एक कॉन्सेप्ट चलता है तो इसे हम इकट्ठे ही एक साथ करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या और मुझे लाना चाहिए था, मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए था, ज़रूर बताएं। अगर यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया है तो धन्यवाद दोस्तों। लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।